हेलो, नमस्कार साथियों। आज जो हम बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। अर्थात मैं बात करूं केमिकल्स रिएक्शन एंड इक्वेशन, समीकरण। अर्थात कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है तो हमें पता कैसे पड़ेगा कि वो है रासायनिक अभिक्रिया है। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया का मैं अगर बात करूं फंडामेंटल की, तो मैं बात करने वाला हूं कि रासायनिक अभिक्रियाओं में कोई भी अभिक्रिया है उसमें आपको दो चीज़ें हमेशा मिलती हैं। देखो, अभिकारक अभिकारक और अभिकारक से बनने वाला होता है उत्पाद। अर्थात जो लेफ्ट हैंड साइड पे होती हैं वो तो होते हैं रिएक्टेंट, एंड राइट हैंड साइड पे जो बनने वाले होते हैं वो होते हैं प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने तक जो भी परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, एक तो होती है अवस्था परिवर्तन। पहला तो आपको रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानना हो तो पहला होगा अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन। सेकंड चीज होती है रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन। थर्ड बात होती है तापमान में परिवर्तन। और तो जैसे ही कोई रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, तो उसमें अभिकारक से उत्पाद बनेगा तो उसमें हमें पता पड़ेगा कि अवस्था परिवर्तन हो रही है। जैसे मैं बात करूं दूध से दही बनना, दूध से दही बनने तक अवस्था परिवर्तन हो रहा है। जैसे दूध है वो होता है लिक्विड में और लिक्विड से दही बन रहा है सॉलिड, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि उसमें अवस्था में परिवर्तन हुआ है, अर्थात स्टेज चेंज हुई है उसकी। दूसरी बात है रंग में परिवर्तन। दूध होता है वो वाइट कलर का होता है, लेकिन जो नेचुरल दही होता है वो थोड़ा पीलापन लिए हुआ होता है, तो उसमें पता पड़ जाना चाहिए आपको कि रंग में परिवर्तन हुआ है। थर्ड बात है तापमान में परिवर्तन। एक है दूध है वह लिक्विड में पाया जाता है, उसको गर्म करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, फिर भी जैसे उसको जमाते हैं तो सॉलिड स्टेट पाया जाता है वो। और सॉलिड में कब बनेगा, जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको जमाते हैं तो वो सॉलिड बनेगा। अर्थात उसमें तापमान में भी परिवर्तन हुआ है। अर्थात रूम टेम्परेचर से वो कम, रूम से कम डिग्री टेम्परेचर पे भी उसका तापमान में परिवर्तन हुआ है। अगर मैं बात करता हूँ केमिकल रिएक्शंस के साथ साथ कि भौतिक परिवर्तन भी क्या होते हैं, एक तो होते हैं फिजिकल चेंज, एक होते हैं केमिकल चेंज। केमिकल चेंजेज में तो आपको स्टेज में परिवर्तन दिखेगा, कलर में परिवर्तन दिखेगा और तापमान में परिवर्तन दिखेगा। और इसके बाद में एक और दिखता है इसमें, वो होता है गैस का निष्कासन। गैस का निष्कासन। ऐसी अगर कोई भी प्रक्रिया दिख रही है तो हम समझ जाएंगे कि ये केमिकल रिएक्शन है। अगर मैं बात करता हूँ कि जैसे केमिकल रिएक्शंस के और भी उदाहरण हैं, जैसे सेब को काटना। सेब को जैसे ही काटते हैं तो वो होता है भौतिक परिवर्तन। सेब को जब चाकू से काट रहे हैं तो हो रहा है भौतिक परिवर्तन। जैसे ही सेब को काटने के बाद में अगर हम रख देते हैं तो हम कुछ देर के बाद देखते हैं कि उसका कलर चेंज हो जाता है। अर्थात उसमें जो सेब में पाया जाता है आयरन, आयरन उसमें जो वातावरणीय ऑक्सीजन है उससे रिएक्शन करके थोड़ा भूरापन ले लेता है, जो दिखता है कि वो केमिकल रिएक्शन है। अर्थात सेब का काटना तो भौतिक परिवर्तन है, लेकिन सेब का कलर चेंज होना रासायनिक परिवर्तन है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि निम्न में से रासायनिक परिवर्तन है, सेब का काटना, सेब का कलर चेंज होना, मोमबत्ती का जलना, और मोमबत्ती का जलने के साथ साथ मोमबत्ती का जलना, अब फिर आ जाएंगे कूट, 1 2 3, 1 2, 1 2 3 4 जैसे ऑप्शन आएंगे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मोमबत्ती का जो जलना है
मोमबत्ती के जलने में क्या होता है, एक तो पिघलता है मोम और धागा जलता है उसमें। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जब मोमबत्ती जलती है तो उसके साथ में उसका मोम पिघलता है, बत्ती जलती है, तो फिर हम जो मोमबत्ती जली हुई है उससे दोबारा मोमबत्ती तो प्राप्त नहीं कर सकते। तो ऐसी अभिक्रियाएं हमारी रासायनिक अभिक्रिया में जाती हैं। अर्थात दो एग्जाम्पल ऐसे हैं, सेब का काटना सेब का काटना एवं उसका कलर परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन में आता है, मोमबत्ती का जलना भी रासायनिक परिवर्तन में आता है। थर्ड बात करता हूं मैं भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि कोई भी पदार्थ है उसकी अवस्था चेंज नहीं होगी कभी भी। जैसे पानी है, पानी को अगर मैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर करता हूं तो सॉलिड आइस बनने वाली है। अगर उसको मैं 273 केल्विन पर अगर मैं गर्म कर देता हूं तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थात 273 प्लस 273 प्लस 27 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर पानी को गर्म करते हैं तो उसका वाष्प बनने वाली है। अर्थात अगर आपको बात करूं मैं कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं। भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन जैसे जल है, अगर जल को मैं गर्म करता हूं तो वाष्प बनने वाली है। अगर मैं जल को ठंडा करता हूं तो हमें बनने वाली है बर्फ। अर्थात जल है, जल जल ही रहेगा, अगर उसको मैं गर्म कर देता हूं तो वाष्प बन जाएगा। अगर मैं वाष्प को दोबारा ठंडा कर देता हूं तो हमें जल मिलने वाला है। लेकिन जल को अगर मैं ठंडा करता हूं तो बर्फ बनने वाली है। लेकिन बर्फ को अगर मैं नॉर्मल टेम्परेचर में कमरे के ताप पर रखता हूं तो हमें दोबारा जल मिलने वाला है। अर्थात ये परिवर्तन भौतिक परिवर्तन के अंदर आता है। अब मैं बात करता हूं आगे, केमिकल रिएक्शंस कितने प्रकार की होती हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में आप बात करने वाला हूं तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस काफी प्रकार की होती हैं। अर्थात जैसे संयोजन अभिक्रिया है, दूसरी है वियोजन अभिक्रिया है, थर्ड है प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, चौथी है ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, थर्ड है अपचयन अभिक्रिया है, आदि अभिक्रियाएं आती हैं। तो मैं बात कर लेता हूं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में पहली है संयोजन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। इसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। सेकंड है वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। इसको बोलते हैं डिसोसिएशन रिएक्शन, डिसोसिएशन रिएक्शन। थर्ड है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फाइव है रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। अगर दोनों को मैं मिला देता हूं तो बनने वाली है रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। सिक्स है एक्जो थर्मिक रिएक्शन। सेवंथ है एंडो एंडो थर्मिक रिएक्शन।
एट्थ है फोटो केमिकल रिएक्शन, और नाइन्थ है बाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अर्थात मैं बात करूं कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन में अगर मैं जनरली बात करता हूं तो हमारे जो सिलेबस में काम आने वाली है संयोजन अभिक्रिया, जिसे हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। फिर है वियोजन अभिक्रिया, जिसे बोलते हैं डिसोसिएशन रिएक्शन। थर्ड है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर है ऑक्सीकरण और अपचयन के आधार पर भी दो प्रकार की होती हैं, एक है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एक है रिडक्शन रिएक्शन। फिर है ऊर्जा के आधार पर, अर्थात जिसमें ऊर्जा की हानि होती है, अर्थात ऊर्जा दी जाती है या ऊर्जा निकलती है, तो उसे बोलते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। एक है एंडोथर्मिक रिएक्शन, अर्थात ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। एक है फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल का मतलब होता है जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है, अर्थात जब सनलाइट पड़ेगी तो ऐसी अभिक्रियाएं फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहलाती हैं। फिर है डाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो बाई डिस्प्लेसमेंट का मतलब है द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। फिर मैं बात करता हूं कि कोई भी अभिक्रिया है, ये जो अभिक्रियाएं हैं इसमें हम बात करने वाले हैं एलिमेंट्स की। अब आपको ध्यान होना चाहिए कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। इन रिएक्शंस को समझने से पहले आपको ज्ञान होना चाहिए कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स की जो वीडियो है फर्स्ट नंबर की, उसमें मैंने सारी पीरियोडिक टेबल के जो भी एलिमेंट हैं आपको बता रखे हैं। एस ब्लॉक में कौन से आते हैं, पी ब्लॉक में कौन से आते हैं, डी ब्लॉक में कौन से आते हैं, एफ ब्लॉक में कौन से आते हैं। उन्हीं एलिमेंट्स का यूज करके हम इन रिएक्शनों में पुट करने वाले हैं एलिमेंट्स को, जिससे हमें पता पड़ेगी कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। एक बात और बता देता हूं मैं कि कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया है, एक आती है टर्म, इससे पहले आती है, वो आती है रासायनिक समीकरण। पहले हम रासायनिक समीकरण को समझ लेते हैं, उसके बाद में हम एक एक रिएक्शन को समझेंगे। रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण का मतलब है जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड, ये बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। अर्थात इसमें देखो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन के रूप में मिलेगा, तो पहले ऑक्सीजन मिलेगा, ये ऑक्सीजन, ठीक है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इन कन्वर्ट टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसको समझने के लिए कि कोई भी जो एलिमेंट है उसका नाम ना लिख करके अगर उसको हम प्रतीक चिन्ह द्वारा दर्शा दें तो कहलाएगा रासायनिक समीकरण। अर्थात जैसे किसी का नाम कोई बहुत बड़ा होता है, जैसे ऑफिसों में आपने देखा होगा कोई भी नाम है कि जैसे कोई भी नाम है कि राम स्वरूप चंद शर्मा, कोई भी नाम है राम स्वरूप चंद शर्मा। अब राम स्वरूप चंद शर्मा को अगर हम कॉलम में लिखेंगे तो उसका नाम हो जाएगा बड़ा, तो अगर उसको मैं शॉर्ट में लिख दूं आर सी शर्मा, अगर कोई आर एस शर्मा, तो ऐसे नाम लिखने पर उसे बोलते हैं हम प्रतीक चिन्ह। अर्थात किसी एलिमेंट को अभिक्रिया में दर्शाने के लिए उसके प्रतीक चिन्ह द्वारा दर्शाना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब इतना लिखने के बजाय मैं अगर इसको शॉर्ट में लिखता हूँ तो ये देखो, ये है मैग्नीशियम, ऑक्सीजन को लिखते हैं हम ऑक्सीजन, और ये बन जाता है
MgO। अब कोई भी रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, उसको संतुलित करना हमारा काम रहेगा, क्योंकि जैसे यहाँ देखूँ मैं तो मैग्नीशियम 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ मैग्नीशियम 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है। या तो मैं इसको हाफ O2 कर दूं तब ये काम बनेगा। यदि ये नहीं करता हूँ तो मैं 2 का यहाँ N2 करता हूँ, 2 यहाँ करता हूँ और वह हाफ को यहाँ से हटा लेता हूँ। तो अर्थात ये अभिक्रिया अब संतुलित है। तो कोई भी अभिक्रिया संतुलित करने का मतलब होता है कि अब अभिकारक के मोल बराबर उत्पाद के मोल कर देंगे। अगर 2 मोल मैग्नीशियम के अगर 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो हमें 2 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड के देते हैं। ये हमारे समझ में आ जाना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ एक एक अभिक्रिया की। अभिक्रिया को पहले बात करूंगा मैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का मतलब होता है ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। ऐसी अभिक्रियाओं को बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। देखो, अगर Mg प्लस O2 इन कन्वर्ट टू MgO, तो यहाँ मैं 2 लगा दूंगा। सोडियम प्लस OH माइनस अर्थात NaOH, ये हो गया। उसके बाद मैं करता हूँ Mg प्लस Cl2 इन कन्वर्ट MgCl2, कैल्शियम प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फिर मैं बात करता हूँ Al प्लस 3 प्लस Cl2 इन कन्वर्ट AlCl3, अर्थात ये हैं 3, ये हैं 2, तो एक और बढ़ा देंगे हम इस पर। फिर मैं बात करता हूँ थ्री बाई टू, डेढ़, डेढ़ दूना 3, अर्थात AlCl3। संयोजन अभिक्रिया का मतलब होता है ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। देखो, ये अभिकारक हैं, ये प्रोडक्ट हैं, अर्थात 2 Mg प्लस O2 इन कन्वर्ट MgO, Mg प्लस O2 मिलकर के MgO का निर्माण कर रहे हैं। ये तो है एकल उत्पाद, और ये हैं एक या एक से अधिक प्रोडक्ट रिएक्टेंट जो कि एक प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं। अर्थात 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट मिलकर के अगर प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया कहलाती हैं संयोजन अभिक्रियाएं। फिर मैं बात करता हूं संयोजन अभिक्रिया के और एग्जाम्पल। CaO प्लस H2O इन कन्वर्ट CaOH का उल्टू प्लस हीट, अर्थात इससे देखो कैल्शियम ऑक्साइड है, ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर इन कन्वर्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हीट का मतलब होता है ऊष्मा। अर्थात जब किसी बिना बुझे हुए का मतलब समझ रहे हैं आप, इसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ
चूना, और ये है बुझा हुआ चूना। अर्थात कभी भी घरों की जब पुताई वगैरह करते हैं तो हम लाते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का मतलब होता है बिना बुझा हुआ चूना। उसमें अगर पानी डालते हैं तो हमें दिखाई देता है कि उसमें फटफट की आवाज़ से वो जलता है, जिससे उसमें उछाट भी आती है। जब हम डालते हैं उसमें पानी तो उसमें उछाट भी आती हैं, जिससे हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और उसके बाद में हीट निकलती है। अगर उसके छींटे पड़ जाएं, अगर उसके बर्तन को हम हाथ लगा के देखें, ऊष्मक्षेपी और ऊष्मशोषी रिएक्शंस का एक ही फंडामेंटल है कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनको करने के बाद में, अगर जिस बर्तन में कर रहे हो हम, जिस बीकर में कर रहे हैं, जिस टेस्ट ट्यूब में कर रहे हैं रिएक्शंस को, अगर टेस्ट ट्यूब नीचे से गर्म हो जाती है तो आपको समझ में उसी आ जाना चाहिए कि वह रिएक्शंस हैं एक्जोथर्मिक, अर्थात उससे ऊष्मा निकल रही है। और जब अभिक्रियाओं में अगर जैसे ही रिएक्टेंट को डाल रहे हैं अगर वो ठंडी हो जाए तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, अर्थात ऊष्मशोषी अभिक्रिया है। अर्थात ये जो रिएक्शंस है ये एक्जोथर्मिक का भी उदाहरण है। एडिशन रिएक्शन तो है ही है, साथ के साथ में ये एक्जोथर्मिक रिएक्शंस का भी उदाहरण है। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि अगर कार्बन प्लस O2 इन कन्वर्ट CO2, कार्बन है और ऑक्सीजन से रिएक्शन खस के कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, ये भी रिएक्शंस है। और उसके बाद मैं बात करता हूँ कि अगर मैं इनकी स्टेज लिखता हूँ, स्टेज का मतलब होता है कि ये सॉलिड रूप में पाया जाएगा, ये गैस रूप में पाया जाएगा, और ये CO2 गैस ही बनती है, CO2 गैस के रूप में बनेगा। ये इनकी क्या है, वो स्टेजेज हैं कि ये सॉलिड में है। जैसे कैल्शियम ये होता है सॉलिड, इसको लिखते हैं लिक्विड में, तो ये बनेगा लिक्विड और हीट निकल जाएगी इसमें से। उसके बाद मैं बात करता हूँ, इसको लिक्विड बोल सकते हैं या बोल सकते हैं एक्वस। एक्वस का मतलब होता है कि इसमें जो जल के अणु जुड़े हुए हैं, इससे ये एक्वस बोलते हैं इसको। फिर मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट रिएक्शन है कि अगर H2 प्लस O2 इन कन्वर्ट H2O, अर्थात जल का निर्माण भी एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसके बाद मैं बात करता हूँ, जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है डिसोसिएशन रिएक्शन। डिसोसिएशन रिएक्शन में क्या होता है कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें एकल उत्पाद दो या दो से अधिक अभिकारकों में टूट जाता है, अर्थात ये रिएक्शन संयोजन रिएक्शंस की विपरीत है, बिल्कुल विपरीत रिएक्शन है। इसको बोलते हैं हम वियोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया का मतलब है कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें एकल एकल परमाणु से एकल 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 जो उत्पाद बना है वो अभिकारक का काम करेगा, या से दो या दो से अधिक भागों में बन जाए, दो या दो से अधिक भाग बन जाए उसके, दो या अधिक, अर्थात ये जो काम करने वाले हैं ये प्रोडक्ट का काम करने वाले हैं। अर्थात जिनमें एकल उत्पाद एकल प्रोडक्ट से दो या दो से अधिक अभिकारक बन जाएं तो ऐसी अभिक्रियाएं कहलाती हैं डिसोसिएशन रिएक्शन। अर्थात इस रिएक्शंस का मतलब समझें कि जिसमें एकल का मतलब क्या है कि तो FeSO4 है, उससे बन रहा है Fe2O3
प्लस SO2 प्लस SO4 है तो एक बन जाएगा SO3। अर्थात 2FeSO4 से ये सॉलिड से हमें मिल रहा है ये गैस और ये मिलता है सॉलिड। अर्थात 2FeSO4 इन कन्वर्ट Fe2O3 एंड SO2 प्लस SO3। अर्थात ये एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। अर्थात फेरस सल्फेट, अगर इसको मैं समझाऊं आपको तो इसको बोलते हैं फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट कैसे बोलते हैं? क्योंकि इसमें देखो, इसको समझने के लिए Fe+3 में पाया जाता है, Fe+2 में पाया जाता है। +2 में जो पाया जा रहा है उसको वो तो बोलते हैं हम फेरस, और अगर +3 में पाया जा रहा है उसको बोलते हैं फेरिक। ऐसा ही कंफ्यूजन आता है कॉपर प्लस और कॉपर +2। अर्थात देखें कि जो कम वाला है उसको अस बोल रहे, तो यहाँ कम वाले को बोलते हैं क्यूप्रस, और यहाँ बोलते हैं प्लस वाले को क्यूप्रिक। अर्थात ये फेरस है Fe2 प्लस फेरस और Fe+3 फेरिक। उसी प्रकार कॉपर +1 को बोलते हैं क्यूप्रस और कॉपर +2 को बोलते हैं क्यूप्रिक। अर्थात इसमें देखो Fe+2 SO4-2, इसमें देखो Fe2O3 वो होता है -2 में, तो 3 दूना 6, 6 का भाग 2 में देंगे तो यहाँ +3 में SO2, ये -2 तो 4, तो +4 में, यहाँ -6 तो यहाँ +6 में। ये इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। अर्थात फेरस सल्फेट से फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड हमें प्राप्त होते हैं। ये एक डिसोसिएशन रिएक्शंस का उदाहरण है। इसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन लेता हूँ कि जैसे कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट में अगर हीट दे दें हम, कैल्शियम CaCO3 इन कन्वर्ट, अगर मैं इसको हीट दे दूं तो हमें प्राप्त होने वाला प्रोडक्ट है वो बनेगा CaO प्लस CO2। ये भी एक कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट से। अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट का अगर मैं बात करूं तो इसको जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसको बोलते हैं हम चूना पत्थर। इनका नाम लिखने का एक ही मकसद होता है कि आपको क्वेश्चन आ जाए कि चूना पत्थर के नाम से किसको जाना जाता है। उसमें ऑप्शन होंगे कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट आदि, या सभी को। तो आपको याद होना चाहिए कि कैल्शियम कार्बोनेट को चूना पत्थर बोलते हैं और ये है कैल्शियम ऑक्साइड। अर्थात इसको हम बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना। ठीक है, बुझा हुआ चूने का सूत्र क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। फिर आ जाता है बिना बुझा हुआ चूना, तो उसका सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये आपको 3 चीजें याद रखनी। बुझे हुए चूने का सूत्र क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। चूना पत्थर का क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। बिना बुझे हुए चूने का क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। उसके बाद मैं बात करता हूं कि नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे आप, लेड नाइट्रेट। इन कन्वर्ट PbO प्लस NO2 प्लस
O2, ये गैस है, ये NO2 भी गैस है, ये सॉलिड है और ये सॉलिड है। अर्थात इस रिएक्शन को देखने के लिए आपको समझ में आ जाना चाहिए कि लेड नाइट्रेट का अगर वियोजन होता है तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस निकलती है। अर्थात इसको समझने के लिए देखेंगे PbNO3। PbNO3 में क्या करेंगे कि देखो NO3, इसको अगर मैं संतुलित करता हूँ, संतुलित करने के लिए आपको याद होना चाहिए कि रिएक्टेंट, इधर लिखता हूं मैं प्रोडक्ट, देखो Pb कितने हैं, इधर लिखता हूं मैं 1, इधर Pb कितने हैं, इधर भी हैं 1। इधर मैं बात करता हूं नाइट्रेट NO3, नाइट्रेट की नहीं करता, नाइट्रोजन की करता हूं। नाइट्रोजन कितने हैं 2, और इधर नाइट्रोजन की बात करता हूं, यहां है 1, ठीक है। यहां मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं, ऑक्सीजन है यहाँ 6। यहां मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं तो यहाँ कितने, 2 और 2 4 और 5, ठीक है जी। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि देखो यहाँ Pb 1 है, यहाँ नाइट्रोजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 6 है, 3 और 2 6, 3 दूनी 6। यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ 2 3 और 2 5। अगर मैं यहाँ 2 करता हूँ, ठीक है, तो 2 हो जाएगा ये, तो Pb की जगह 2 कर दूँ तो यहाँ 2 हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हो गए, ऑक्सीजन हो गए यहाँ 5 प्लस 1 और बढ़ गया तो ये हो गए 6। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12। यहाँ ऑक्सीजन कितने हो गए, इंटू 2 करेंगे तो 12। इसके बाद मैं बात करता हूँ, ये 12 हैं, यहाँ 6 हो गए, तो मैं यहाँ 6 बढ़ाने हैं तो नाइट्रोजन कितने हो गए 2, ये 2 2, नाइट्रोजन कितने 2 4, ये 4 है, तो मैं यहाँ 4 लगा देता हूँ, अर्थात यहाँ 4 नाइट्रोजन हो गए। अर्थात अब देखेंगे आप 2 Pb हैं रिएक्टेंट में, 2 Pb हैं प्रोडक्ट में, ओके जी। नाइट्रोजन 2, 4 नाइट्रोजन है, यहाँ नाइट्रोजन भी 4 है। ऑक्सीजन की बात करता हूँ, ऑक्सीजन है 12, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन देखेंगे हम तो 2 2 और 8 10 और 2 12, अर्थात ये रिएक्शन संतुलित है, संतुलित है। अगर इसको रिएक्शन को मैं ऐसे लिख दूं कि Pb कितने हैं, तो देखो Pb 2 हैं, नाइट्रोजन कितने हैं तो 4, 2, नाइट्रोजन कितने 4, ऑक्सीजन कितने हैं 12। इधर बात करता हूं मैं, Pb कितने हैं 2, नाइट्रोजन कितने हैं 4, ऑक्सीजन कितने हैं 12, अर्थात LHS बराबर RHS। अर्थात इस रिएक्शंस के साथ में मैंने अभिक्रिया को संतुलित करना भी बता दिया है। अर्थात कोई भी रिएक्शंस आएगी, आपको ऐसी रिएक्शंस भी दे रखी हैं चैप्टर में जिनमें आपको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना हुआ है और उनको हमें संतुलित भी करना है। फिर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट रिएक्शंस की। नेक्स्ट रिएक्शन है AgCl एंड कन्वर्ट Ag प्लस Cl। Cl है वो क्या होता है, इसको लगा दो 2 Ag प्लस Cl2, ठीक है। तो इसमें ये सनलाइट में होती है, सनलाइट, अर्थात ये फोटोकेमिकल रिएक्शंस का भी उदाहरण है। अर्थात इसमें
इसमें AgCl, Ag का मतलब होता है अर्जेंटम क्लोराइड को अगर हम सनलाइट के प्रेजेंस में देते हैं तो हमें Ag प्राप्त होगा और Cl2 गैस निकल जाएगी, अर्थात क्लोरीन गैस हमें प्राप्त होती है। तो ये वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करता हूं मैं कि AgBr से ये भी सनलाइट की प्रेजेंट में होती है, सनलाइट इससे बनेगा Ag प्लस Br2 गैस, अर्थात 2Ag इन कन्वर्ट Ag सॉलिड। ये वियोजन अभिक्रिया में AgCl से Ag प्लस Cl2, 2AgBr से Ag प्लस Br2, ये 2 है तो यहाँ 2 लिख देंगे, यहाँ 2 लिख देंगे। अर्थात आज मैंने आपको केमिकल रिएक्शंस के बारे में बताया, केमिकल रिएक्शंस होती क्या है, केमिकल रिएक्शंस के बारे में फंडामेंटल बताया, उसके बाद में मैंने संयोजन अभिक्रिया के बारे में बताया, उसके बाद में मैंने वियोजन अभिक्रिया के बारे में बताया, सारी रिएक्शन से लिए। ये सारी जो रिएक्शंस हैं वो हमारी 10th क्लास की NCERT बेस्ड रिएक्शन है, इनको हमें पेपर में कहीं ना कहीं मिलने वाली हैं। तो आज के लिए हम रखते हैं यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगली रिएक्शंस के साथ में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बाद में। राम राम साहब।